औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। नाउअडेज़ बच्चों, आजकल हम 7वां चैप्टर जो है स्केलर और वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके बारे में लास्ट लेक्चर जो है 7.2 एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको दिया था, जिसमें हमने बात की थी अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं और डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं। ये मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर जो है उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ डेफिनेशंस का। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट वेक्टर्स के हवाले से बच्चों, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें हमने आपको बताया था कि लेट अस सपोज v अगर कोई वेक्टर है और v के अलांग आप यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो v वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। किसी भी वेक्टर को जब उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो उस वेक्टर के अलांग जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। लेट अस सपोज मेरे पास ये आ रहा है बच्चों v वेक्टर, से दिस इज v वेक्टर। अब मैंने इसके अलांग यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो इसी की डायरेक्शन में अगर आपने यूनिट वेक्टर लेना है तो हम उसको v कैप का नाम देते हैं। से दिस इज v कैप, अ यूनिट वेक्टर अलांग v इन द डायरेक्शन ऑफ v। अलबत्ता इसके ओपोजिट डायरेक्शन में भी आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो, यानी कि सेम ये भी यूनिट वेक्टर होगा लेकिन ये इसके ओपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन उसकी ओपोजिट हो जाएगी। तो किसी भी वेक्टर के अलांग अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो अगर आप इस v मैग्नीट्यूड को इधर ले आएं तो बच्चों यहाँ से आप v वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि v की मैग्नीट्यूड जो है वो v कैप से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसके अलांग जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। और अगर आपने उसके ओपोजिट डायरेक्शन में फाइंड करना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो लगा देंगे, यानी कि ये वेक्टर v यूँ भी आ सकता है v की मैग्नीट्यूड इनटू v कैप, यानी ये जो वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में होगा, सेम, और ये उसके ओपोजिट डायरेक्शन में होगा। समटाइम ऐसे होता है कि हमें वेक्टर जो है वो इन द ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ता है, जबकि उसकी मैग्नीट्यूड का हमें पता है तो उसके लिए हम साथ नेगेटिव लगा देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि किसी भी वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। अगर उसकी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर कैप से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर v जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। ये बच्चों दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। यूनिट वेक्टर अगर निकालना इन द सेम डायरेक्शन एज v या उसके ओपोजिट डायरेक्शन में अगर आप लेके आना चाहते हैं किसी वेक्टर को तो फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये है यूनिट वेक्टर का यहाँ पे टॉपिक। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, आपने ज़हन में रखना है, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं u और v, u इज पैरेलल टू v, ठीक है ना। इसमें ये बात भी ज़हन में रखें कि आपके पास लेट अस सपोज u वेक्टर जो है वो इस तरह से है a1i प्लस b1j प्लस c1k। लेट अस सपोज ये है मेरे पास u वेक्टर और दूसरा वेक्टर है v, दैट इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c3k। लेट अस सपोज बच्चों ये आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर u है ijk की शक्ल में, दूसरा वेक्टर v है वो भी आपके पास ijk की शक्ल में है। ये इनके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये इनके डायरेक्शन रेशियोज़ कहलाते हैं। a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ u और a2 b2 और c2 ये जो हैं ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं इस वेक्टर
v के हवाले से। और अगर बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल हों, u इज पैरेलल टू v, तो आप ये बात ज़हन में रखेंगे। तो इसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी कि अगर u इक्वल टू एम वी हो, या इसमें ये होता है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज की आपस में जो रेशियो होती है a1/a2, ये इज इक्वल टू होता है b1/b2 इज इक्वल टू होता है c1/c2। ये i की i के साथ रेशियो बराबर होती है j की j के साथ रेशियो, बराबर होती है k की k के साथ रेशियो। ये बच्चों उस वक्त होता है जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं u और v। या उसके लिए हमने दूसरा क्राइटेरिया आपको पीछे ये भी बताया था कि u इज़ पैरेलल टू v। उसके लिए हमने ये कहा था कि अगर u इज़ इक्वल टू एम वी हो जाए, ये भी इसी की डेफिनेशन है। पैरेलल वेक्टर्स के लिए एक ये रूल है, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं तो फिर उसके लिए ये भी है कि डायरेक्शन रेशियोज की आपस में जो रेशियो होती है वो तीनों की बराबर होती है। सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है। और तीसरा पॉइंट बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज़ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स। तो इसमें यही बात है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर आ जाता है, लेट अस सपोज u एक वेक्टर है, हम उसको यूँ लिखते हैं a1i या xi प्लस yj प्लस zk। लेट अस सपोज आपके पास ये एक वेक्टर है u xi yj zk, ijk की शक्ल में ये वेक्टर आपके पास है बच्चों। अब आप इससे यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो ये, तो यहाँ पे मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर बताने हों तो वो ये होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, वो होंगे बच्चों x, y, z। इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। फिर ये कि अगर आप u की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हम उसको डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस इसके ये होंगे x ओवर u की मैग्नीट्यूड, y ओवर u की मैग्नीट्यूड और z ओवर u की मैग्नीट्यूड। u ये वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं जब x डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड, तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। इसको बच्चों हम काज अल्फा का नाम दिया था हमने लास्ट टाइम, दैट इज़ काज अल्फा। इसको बच्चों मैंने नाम दिया था काज बीटा का, दिस इज़ कॉल्ड काज बीटा। और इसको मैंने नाम दिया था काज गैमा का। सो ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसी भी वेक्टर के, काज अल्फा, काज बीटा एंड काज गैमा। यहाँ पे बच्चों जो अल्फा बीटा गैमा है उनको डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। सो अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स। तो ये सारी थ्योरी लास्ट लेक्चर में डिस्कस मैंने की है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने दूसरा जो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि अगर u और v कोई से दो वेक्टर्स हैं और u इज़ पैरेलल टू v, तो उसमें ये रेशियो बराबर हो सकती है, या u इक्वल टू एम वी वाली ये रूल, ये फार्मूला हमें फॉलो करना है। और फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो यूनिट वेक्टर का, ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे बच्चों। एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है, दैट इज़ 7.2। इसके बच्चों में आपको पहले 6 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जी। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने ये बात की है कि आपको एक वेक्टर जो है वो फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड आपको दी हुई है और वो एक वेक्टर के पैरेलल है। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि उसने आपको एक वेक्टर v दिया हुआ है
उसके अलांग आपको एक और वेक्टर मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड आपको 4 दी हुई है क्वेश्चन में। सो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की जो हमें फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ उसने आपको एक वेक्टर v दिया हुआ है ऑलरेडी, और वो वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरह से है बच्चों, 2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये बच्चों वो वेक्टर है जो आपको दिया हुआ है, और एक वेक्टर मैंने मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 4 दी हुई है। 4 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो v वेक्टर से उसकी मैग्नीट्यूड बना लेंगे बच्चों, और वो आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। अब ये 49 हो जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 आ जाएगा। सो बच्चों v की मैग्नीट्यूड आपके पास 7 आ जाएगी। अब आपने जो वेक्टर मालूम करना है उसकी मैग्नीट्यूड आपको 4 दी हुई है, तो हम सिंपल यहाँ पे ये लिख देंगे कि रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर आपको फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड वेक्टर, और बच्चों वो यूं फाइंड हो जाएगा 4 इंटू वी कैप। उससे पहले आपको वी कैप फाइंड करना है, वो अभी मैंने फाइंड नहीं किया। तो वी कैप कैसे फाइंड करेंगे, वी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे आप डिवाइड कर देंगे। किसी भी वेक्टर को जब उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर बच्चों मिल जाता है, एंड दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7। तो ये मेरे पास आ जाएगा वी कैप, हम इसको यूनिट वेक्टर वी कैप का नाम देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर। सो बच्चों रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास आ जाएगा, चूंकि जो वेक्टर मैंने मालूम करना है ये उसकी मैग्नीट्यूड है, तो इस मैग्नीट्यूड को आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 6k होल डिवाइडेड बाय 7। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/7 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 6k। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है बच्चों 7वें क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड जो है वो एक वेक्टर की दी हुई है, जो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सो ये है हमारे पास सिलसिला इसमें कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर आपने मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड का हमें पता है। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है सेम टू सेम, आप उसको ट्राई करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। इसके बाद हम बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। सेम इसी तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। 8वें क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपके पास ए बी सी पॉइंट्स हैं दिए हुए, और आपको फाइंड आउट करना है कि वो वेक्टर जो है फाइंड करें जिसमें वो उसने आपको ट्राइंगल जो है वो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और हमें उसमें से वेक्टर को फाइंड आउट करना है जो हमारे पास थर्ड वेक्टर है। सो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की सूरत में। जी u वेक्टर आपको एक दिया हुआ है से u, और वो आपके पास है जी कुछ इस तरह से 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k, दिस इज u वेक्टर। इसके बाद जी v वेक्टर आपको दिया हुआ है। नाउ वेक्टर v इज i, जी v वेक्टर इज माइनस i प्लस 3j माइनस i प्लस 3j, ये आ जाएगा माइनस i प्लस 3j माइनस k, दिस इज v वेक्टर। और तीसरा w वेक्टर बच्चों आपको दिया हुआ है, एंड द w वेक्टर इज i प्लस 6j
i प्लस 6j एंड zk। तीसरा वेक्टर उसने आपको दिया हुआ है प्लस zk। ये जो z है यहाँ पे इसे हमें फाइंड करना है। तो ये बच्चों आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं u, v एंड w, और उसने ये कहा है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये एक ट्राइंगल की 3 साइडों को बनाते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक इसका रफ सा स्केच दे दूँ, लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स हैं, से दिस इज u एंड दिस इज v। तो इन तीनों का सम जो है उसने w के बराबर जो है कहा है, क्योंकि ये हमने ट्राइंगल ला पढ़ा है कि अगर 2 वेक्टर ट्राइंगल की 2 साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो थर्ड साइड होती है वो उनका रिजल्टेंट होती है दोनों वेक्टर्स का। वैसे भी मैंने यहाँ पे ये अंदाज़ा किया कि अगर आप u और v के कंपोनेंट्स को जमा करें तो वो z के कंपोनेंट्स के बराबर आ रहे हैं। तो हम इसको यूँ कहेंगे, सिंस u v w फॉर्म sides of triangle of a triangle, चूंकि ये एक ट्राइंगल की साइड्स को फॉर्म करते हैं, देयरफॉर इस वजह से बच्चों u प्लस v जो है उसको हम w के बराबर रख लेंगे। u प्लस v इज इक्वल टू w। तो यहाँ पे u और v की जब वैल्यूज लगाएंगे तो मैं इनको प्लस कर रहा हूँ तो ये चीज़ यूँ आ जाएगी, i प्लस 6j और प्लस 3k। ये u और v का सम आ गया बच्चों। u और v को मैंने प्लस करके लिख लिया है और w की वैल्यू आपके पास है i प्लस 6j प्लस zk। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। w की वैल्यू इधर लगा दी, u और v दोनों को सम करके मैंने इधर लगा दिया है। अब बच्चों ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं। अगर हम i, j, k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, दिस इम्प्लाइज दैट z जो है वो आपके पास 3 के बराबर आ जाएगा, और यही मुझे प्रूफ करना था कि व्हाट इज z। इसमें से हमें z की वैल्यू को बच्चों फाइंड आउट करना था, जो फाइंड कर लिया मैंने, एंड दैट इज 3। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों। आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स a b c d के, और आपको शो करना है कि a b इज पैरेलल टू सी डी। सो ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर आपको क्वेश्चन में कुछ यूं दिए हुए हैं बच्चों। ये मेरे पास कुछ यूं आ गया कि ओ ए यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने बच्चों 2i माइनस जे प्लस के। इसके बाद ओ बी यानी कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, एंड दैट इज बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास है बच्चों, दैट इज 3i प्लस जे। इसके बाद सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको दिया हुआ है, जिसको मैं ओ सी कहूँगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो वो है आपके पास बच्चों 2i प्लस 4j माइनस 2k। इसी तरह ओ डी हमें दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, और वो आपके पास है बच्चों डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस आई माइनस 2j प्लस के। ये चारों पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर। अब मुझे शो ये करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो मुझे क्या शो करना है कि क्या ए बी जो वेक्टर है वो पैरेलल टू सी डी है या नहीं है, ये चीज़। तो उसके लिए बच्चों मेरे पास 2 पैरेलल के लिए क्राइटेरिया मैंने अभी आपके सामने बताया। एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया ये है। जब आपके पास ऐसे वेक्टर्स दिए गए हों तो ये भी एक तरीकाकार है जो कि मैंने पीछे भी क्वेश्चंस में यूज़ किया।
u को v के पैरेलल साबित करने का। सो सबसे पहले मुझे इसके लिए ए बी वैक्टर निकालना होगा बच्चों। तो ए बी वैक्टर आपके पास यूँ निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पहले माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाद में, ओ बी माइनस ओ ए, ये इस तरह से हम निकालेंगे। दिस इज ओ बी। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 3i प्लस जे, ये मेरे पास ओ बी आ गया, माइनस ओ ए अब हम देखते हैं, और ओ ए मेरे पास है 2i माइनस जे प्लस के, ये मेरे पास ओ ए वैक्टर है। अब इसको माइनस कर देंगे बच्चों हम, 3i प्लस जे माइनस 2i प्लस जे माइनस के। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा i प्लस 2j माइनस के। दिस इज ए बी वैक्टर। इस तरह बच्चों मुझे सी डी वैक्टर जो है वो फाइंड कर लेना है। सो सी डी वैक्टर आ जाएगा ओ डी माइनस ओ सी, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। जी बच्चों ओ डी की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस, फिर हम ओ सी को लगा लेते हैं। सो व्हाट इज ओ सी, ये ओ सी आपके पास है जी 2i प्लस 4j माइनस 2k। अब बच्चों हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k, ये चीज़। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज सी डी, ये मेरे पास सी डी वैक्टर आ जाएगा, i और i इकट्ठा होके माइनस का 3i, j को j में इकट्ठा करेंगे माइनस का 6j और प्लस का 3k, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से -3 को कॉमन ले लें, -3 को, तो ये आ जाएगा बच्चों i प्लस 2j माइनस के, -3 कॉमन ले लिया, और ये वैल्यू बच्चों आपके पास ए बी की है, i प्लस 2j माइनस के। तो ये बात साबित हुई कि सी डी वैक्टर जो है वो -3 साथ ए बी वैक्टर आ गया। तो ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको यहाँ बताई, u इज इक्वल टू एम वी। अब ये चीज़ m का रोल प्ले कर रही है। सो दिस इज m, ये यहाँ पे m का रोल प्ले कर रही है। सो दो वेक्टर अगर आपस में बराबर हो जाते हैं किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होके, तो ये बात साबित हो जाती है। हैंस देयरफॉर हम ये कहेंगे कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो बात साबित हो गई कि सी डी वैक्टर जो है वो ए बी के पैरेलल है। सो ये था बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मैंने आपके सामने ये प्रूफ किया कि आपको दो वेक्टर्स को पैरेलल साबित करना था। इस क्वेश्चन नंबर 9 में ये कि क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है या नहीं है। तो पहले मुझे ए बी वैक्टर निकाला, फिर मैंने बच्चों सी डी वैक्टर निकाला। सी डी वैक्टर जब मैंने निकाला तो मैंने देखा यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, मैंने उसको कॉमन लिया तो ये चीज़ यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू है ये ए बी वैक्टर की है, i प्लस 2j माइनस के, तो इसकी जगह मैंने ए बी को फिट कर दिया। तो यहाँ पे फिर ये साबित हो गया कि सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये साथ स्केलर नंबर आ जाएगा -3। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से ये बात साबित कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने ये बात हमें कही है, 4 पार्ट हैं यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के, जिसमें उसने हमसे ये कहा है कि आपको ए बी सी डी, ए बी या यू वी जो भी वेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने उनको ज़हन में रखते हुए फाइंड करना है कि वो अननोन क्या है। और पहला पार्ट ये है, फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 एंड पैरेलल टू 2i
-4j + 4k। सो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट बच्चों। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है v एंड दैट इज वेक्टर v आपके पास जो दिया हुआ है बच्चों वो है 2i - 4j + 4k। दिस इज द गिवन वेक्टर v। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे इसके अलावा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आपको लेट अस सपोज ये एक वेक्टर v दिया हुआ है, दिस इज द वेक्टर v आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें एक वेक्टर यहाँ पे इसी के अलांग अगर फाइंड करना हो या दो वेक्टर फाइंड करने हों, यानी कि वो इधर भी जा सकता है u वेक्टर और वो इधर भी आ सकता है, इसके बिल्कुल ओपोजिट भी हो सकता है, तो वो -u होगा। ये दो वेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं, ये भी और ये भी। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं हमें यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करने हैं। इसी की डायरेक्शन में हो सकता है और इसकी ओपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये u वेक्टर ऐसा है, तो अगर इसी की डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव u होगा, अगर इसके ओपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो -u होगा। तो इसके पैरेलल ये दो वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है जी, ये इसके ओपोजिट डायरेक्शन में भी या इसकी सेम डायरेक्शन में। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस v वेक्टर की सीमत में यूनिट वेक्टर को फाइंड करना होगा बच्चों, और वो आप यूं फाइंड करेंगे कि पहले v की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। 4 + 16 + 16, तो ये बच्चों 36 स्क्वायर रूट में, जिसका 6 आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसके बाद हम v कैप निकालेंगे। सो v कैप आपके पास आ जाएगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर हमें फाइंड कर लेना है। तो वो बच्चों आपके पास यूँ आ जाएगा 2i - 4j + 4k होल डिवाइडेड बाय 6। ये मेरे पास v कैप आ जाएगा। अब मैंने चूंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, सो इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे दो वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं जिसकी लेंथ जो है आपके पास क्या है 2 दी हुई है। सो वो दो वेक्टर्स कैसे होंगे ये मैंने अब वो आपको बताया कि +u भी हो सकता है -u भी हो सकता है। तो ये तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर्स। पहले आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड उसकी क्या दी हुई है आपको, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दी हुई है जी। जो वेक्टर मैंने मालूम करना है उसकी मैग्नीट्यूड आपको 2 दी हुई है, लेंथ या मैग्नीट्यूड आपको 2 दी हुई है। ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है जो हमें मालूम करना है, लेट अस सपोज वो u है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर्स, यानी यहाँ पे दो वेक्टर्स मुझे फाइंड करने हैं। सो प्लस और माइनस दोनों साइन लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे ये मैग्नीट्यूड है, इसको यूनिट वेक्टर से ज़रब दे देनी है 2v कैप। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से ज़रब दे दें तो हमें वो वेक्टर मालूम हो जाता है। ये बच्चों पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से ज़रब दे दें तो हमें वो वेक्टर जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। सो इस तरह से हमारे पास ये दो वेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, +-2v की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 2i - 4j + 4k होल डिवाइडेड बाय 6। ये चीज़ 2 को 6 से कैंसिल कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं। सो यहाँ पे एक वेक्टर को आप u1 कर लो, दूसरे को u2 नाम दे दो। सो लेट अस सपोज ये मेरे पास आ जाएगा से दिस इज़ u1 और वो मेरे पास प्लस के साथ आ जाएगा 1/3 × 2i - 4j + 4k। एक ये वेक्टर हो जाएगा, दूसरा u2 वेक्टर जो उसके ओपोजिट डायरेक्शन में होगा -1/3, प्लस माइनस है तो इसलिए ये आ गया 2i - 4j + 4k। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये सेम डायरेक्शन के लिए है, सेम डायरेक्शन, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन, और ये ओपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा, इन द ओपोजिट डायरेक्शन।
अगर नेगेटिव है साथ तो अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव है साथ तो सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से बच्चों आपको दो वेक्टर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अगर आपको उसी डायरेक्शन में वेक्टर मालूम करना हो तो प्लस के साथ, अगर आपको ओपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर मालूम करना हो तो साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो वो ओपोजिट वेक्टर जो है फाइंड हो जाएगा। सो ये था बच्चों इस ए पार्ट का क्राइटेरिया। आपको एक वेक्टर दिया हुआ था, मैंने उसके अलांग पहले यूनिट वेक्टर फाइंड किया। अब जो वेक्टर मैंने मालूम करना है उनकी मैग्नीट्यूड 2 है, 2 मैग्नीट्यूड है और वो दो वेक्टर्स हैं। तो दो वेक्टर्स वो प्लस यूं भी हो सकते हैं, इसका नाम मैंने u1 रख लिया है और इसका नाम मैंने u2 रख लिया है। ये दो नाम मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, एक सेम डायरेक्शन में और एक इसकी ओपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों इसका जो डी पार्ट है उसको मैं पहले करना चाहता हूँ, वो सेम इसी तरह से है जो इसका सी पार्ट है। जी क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, जी उसने कहा है जी फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ओपोजिट। तो अब इसमें जो मैग्नीट्यूड दी हुई है, जो वेक्टर मैंने मालूम करना है, मैग्नीट्यूड उसकी आपको 5 दी हुई है और इस वेक्टर के ओपोजिट मालूम करना है और वेक्टर आपको हम उसका नाम v रख लेते हैं, i - 2j + 3k। ये बच्चों वो वेक्टर है जिसके ओपोजिट मैंने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, उसके लिए मुझे इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1 + 4 + 9। सो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर रूट। ये फिर मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा बच्चों, हम उसको v कैप का नाम देंगे और वो आपके पास आ जाएगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो बच्चों i - 2j + 3k, ये वेक्टर आपके पास होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब जो मैंने वेक्टर मालूम करना है उसकी मैग्नीट्यूड 5 है और उसकी डायरेक्शन इसके ओपोजिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर। जो वेक्टर मैंने मालूम करना है वो नेगेटिव साइन के साथ 5v कैप आपके पास आ जाएगा। 5 उसकी मैग्नीट्यूड है और v कैप वो यूनिट वेक्टर है। चूंकि मैंने ओपोजिट डायरेक्शन में मालूम करना है तो साथ नेगेटिव साइन जो है वो लगा देंगे बच्चों। सो ये चीज़ आ जाएगी -5 और ये साथ आपके पास वेक्टर आ जाएगा एंड दैट इज i - 2j + 3k होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये वेक्टर मालूम हो गया है जो कि हमें चाहिए था, वेक्टर इन द ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो ये बच्चों इसका आंसर था। हमें अगर तो सेम डायरेक्शन में कहता तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाता। अगर ये ओपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर कहेगा, जैसा कि यहाँ पे उसने कहा था कि दोनों वेक्टर मालूम करो, 2 वेक्टर्स फाइंड करें, यानी कि एक सेम डायरेक्शन में हो गया, एक ओपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर के अलांग आप 2 वेक्टर मालूम कर सकते हैं, या तो उसी की डायरेक्शन में या उसके ओपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे उसने चूंकि कहा था 2 वेक्टर्स निकालें, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस लगाया है। अदरवाइज हम सिर्फ प्लस लगाएंगे अगर वो उसी की डायरेक्शन में कहे, और अगर उसके ओपोजिट डायरेक्शन में कहेगा तो साथ नेगेटिव साइन जो है वो लगा लेंगे। और अगर वो 2 वेक्टर कहेगा तो प्लस और माइनस दोनों साइन जो हैं वो साथ अटैच करके हम आंसर लेंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हैं, अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है रेज किया है, और क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं ए और सी, जो कि एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। अगर यानी इस एक्सरसाइज में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए तो चांस इसी क्वेश्चन का होगा जो मैंने आपके सामने रखे हैं। 7 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट जो आपके सामने बच्चों मैंने किए हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट बाकी हमारे पास रह गए हैं, एक बी पार्ट और एक डी पार्ट। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट पे आता हूँ बच्चों।
जी क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट कुछ यूँ है, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं वी और डब्ल्यू, और उनको उसने कहा है कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स, और आपको फाइंड करना है कुछ अननोन। सो देखते हैं पहले वी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 का बी पार्ट बच्चों है i माइनस 3j प्लस 4k, दिस इज वेक्टर v, और दूसरा वेक्टर बच्चों आपको w वेक्टर दिया हुआ है एंड दैट इज ai माइनस 3j, ai माइनस प्लस 9j और माइनस 12k, ये u और v आपके सामने दोनों वेक्टर्स हैं, और अब इन दोनों वेक्टर्स को वो पैरेलल कह रहा है, तो हम ये बात लिखेंगे सिंस v इज पैरेलल टू w, चूंकि v और w आपस में पैरेलल हैं, तो अभी बच्चों मैंने आपको कहा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो i की i के साथ जो रेशो होती है, यानी यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे a है, इज इक्वल टू होगा j का j के साथ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9, और ये इज इक्वल टू होगा k की k के साथ रेशियो 4 डिवाइडेड बाय माइनस 12, ये चीज़। तो ये बच्चों आपके पास यूँ आ गया 1/a इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये चीज़। सो ये आपस में तीनों इक्वल टू होंगे। यहाँ पे हम इसको सिर्फ आपस में रखते हुए इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सो 1/a इक्वल टू आ गया बच्चों माइनस 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a की वैल्यू -3 आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये इसका आंसर मुकम्मल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों इसका डी पार्ट है, उसको देखते हैं। डी पार्ट में भी यही सूरत हाल है, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। लेट सपोज मैं पहले वेक्टर का नाम लेट करता हूँ u, उसने वेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ, मैं खुद से लेट करता हूँ u 3i माइनस j प्लस 4k, ये बच्चों आपके पास u है। दूसरा वेक्टर सपोज मैं v कर लेता हूँ, और v वेक्टर मुझे आपको यूँ दिया हुआ है बच्चों ai प्लस bj, ai प्लस bj माइनस 2k, ये बच्चों आपके पास u और v दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब उसने ये कहा है कि ये आपस में पैरेलल हैं। हम लिखेंगे सिंस u इज पैरेलल टू v, चूंकि u और v आपस में पैरेलल हैं, इस वजह से बच्चों आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 3/a इज इक्वल टू माइनस 1/b इज इक्वल टू 4/-2, k की k के साथ, j की j के साथ, i की i के साथ, ये रेशियो तीनों आपस में बराबर कर लेनी है मैंने। सो 3/a इज इक्वल टू माइनस 1/b इज इक्वल टू माइनस का 2/1, यहाँ पे कैंसिल होके ये आ जाएगा। अब इसको इसके बराबर अलग और इसको इसके बराबर अलग से रखना है बच्चों आपने। 3/a को हम रखेंगे माइनस 2/1 के बराबर, जिससे फिर यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरी बात माइनस 1/b को हम रखेंगे माइनस 2/1 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस 2a 3 के बराबर, यहाँ से a की वैल्यू -3/2, और दूसरी बात यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा दोनों तरफ, तो 2b इक्वल टू 1, या b की वैल्यू 1/2। तो बच्चों a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/2, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों 1/2। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। सो a इज़ -3/2 एंड b इज़ 1/2। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन कल के लेक्चर में भी हमारे पास आया था कि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे भी बात की थी कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का ये तरीका होता है, काज अल्फ़ा, काज बीटा, काज गैमा को डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है।
सो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 का कोई एक पार्ट लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो सके। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, आपको वेक्टर दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड तो बिल्कुल इजी है, मैं इसमें से थर्ड पार्ट जो है वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का लेता हूँ। थर्ड पार्ट बच्चों, जिसमें आपको P और Q दो पॉइंट दिए हुए हैं। सो P पॉइंट इज 215 और दूसरा Q पॉइंट आपको दिया हुआ है बच्चों, दैट इज 131 सो P और Q आपके पास 3 पॉइंट हैं और हमें यहाँ पे PQ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले हम PQ वेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे बच्चों, और वो आपके पास होगा OQ माइनस OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सो 131 माइनस 215। अब बच्चों इसको हम माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 2, 3 माइनस 1, 1 माइनस 5। सो ये आपके पास आ गया जी -1, 2, -4। दिस इज PQ वेक्टर। सो इसको अगर आप IJK में लिखें तो यूँ लिखेंगे -I प्लस 2J माइनस 4K। ये बच्चों PQ वेक्टर आपके पास आ गया। अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। सो PQ वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1 + 4 + 16, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 21 आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हैं, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ। तो वो बच्चों ये PQ की मैग्नीट्यूड है, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट को इस मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, तो cos अल्फा आ जाएगा -1/21 का स्क्वायर रूट, cos बीटा आ जाएगा 2/21 का स्क्वायर रूट, cos गैमा आ जाएगा -4/√21। इस तरह से बच्चों इसके डायरेक्शन कोसाइन आपके पास मालूम होके आ जाएंगे। ठीक है जी, ये था मेरे पास इसका लास्ट पार्ट, -1/√21, cos बीटा 2/√21, cos गैमा -4/√21। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, उसमें आपको 3 एंगल्स दिए हुए हैं और उसने पूछा है कि क्या ये एंगल्स जो हैं वो डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं एक वेक्टर के या नहीं। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 12 जी, कोई भी 3 एंगल्स अगर आपके पास दिए हुए हैं, उसके लिए ये रिजल्ट आपको याद होगा, मैंने आपको प्रूफ करवाया था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। सो अगर 3 एंगल्स इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, आपके पास अगर 3 एंगल्स दिए हुए हैं और वो इसको सेटिस्फाई कर दें तो वो डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं एक वेक्टर के। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। जैसे पहला पार्ट है 45, 45, 60, एक एंगल 45 दिया हुआ है, दूसरा एंगल 45 दिया हुआ है, तीसरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और उसने पूछा कि क्या ये डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं एक वेक्टर के या नहीं। तो यहाँ पे बच्चों इसको लगाता हूँ मैं, तो यूँ आ जाएगा cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60। हम देखते हैं कि क्या ये 1 के बराबर आता है कि नहीं। तो cos 45 की वैल्यू लगा दी मैंने, यहाँ पे भी cos 45 की वैल्यू लगा दी, और cos 60 1/2 होता है बच्चों। तीनों की वैल्यूज़ लगा दी, 1/2, 1/2, 1/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 4 LCM आ जाएगा, 2 + 2 + 1 = 1। तो इधर 5 आ जाएगा 5/4। अब ये 1 के बराबर नहीं आया, चूँकि लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई, तो हम ये इन एंगल्स को कहेंगे कि ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते। सो 45, 45, 60 डिग्री आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। सो बच्चों ये एक वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते, और जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो डायरेक्शन एंगल्स होंगे। जैसा कि इसके लास्ट पार्ट देखें,
उसमें 45, 60, 60 दिया हुआ है, 3 एंगल्स। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 45 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री से दिस इज अल्फा, ये बीटा और ये गैमा, 3 एंगल्स दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या ये उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं उस रिजल्ट को, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे बच्चों वैल्यूज़ लगा देते हैं, cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1/√2 इसकी वैल्यू आ गई, प्लस 1/2 इसकी वैल्यू आ गई और इसकी भी 1/2 आ गई। सो जी ये 1/2 बन गई, प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर आप 4 एलसीएम लें तो ये चीज़ मेरे पास, जी मैंने इसका 4 एलसीएम ले लिया तो ये मेरे पास आ गया 2 + 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे प्रूफ हुआ कि 4/4 इक्वल टू 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ गया। सो LHS RHS के बराबर आ गई है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए तो हम लिखते हैं सो दे आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। एंड पे हम लिखेंगे सो दे आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये बच्चों इसका आंसर मुकम्मल हुआ। सो ये इस तरह से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, 7.2 एक्सरसाइज। ये आज का आपका लेक्चर, एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। और जो है इससे पहले जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन जो हैं वो जो है उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको वहाँ से कंसल्ट कर लीजिएगा और 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।